नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जो कट ऑफ अपना ऊपर गया, पीछे आपको बहुत सारी कैलकुलेशन दिख रही होगी जो मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप थी लेकिन आईएमयू में रैंक नहीं आ पाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास आईएमयू में रैंक आ गई लेकिन उनको स्पॉन्सरशिप का कोई आइडिया नहीं है। तो ये बहुत सारा हौच पौच इस साल में हुआ और कंपटीशन लेवल भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक एक करके बात करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और डाउट आते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते जाना। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कट ऑफ मार्क्स की कि कट ऑफ मार्क्स कितना गया है। ठीक है, अगेन ये मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इट कैन बी राइट और रॉन्ग। बाद में जब हम आरटीआई डालेंगे तब तो सच्चाई वैसे भी पता चलने ही वाली है, बट फिर भी अभी मैं आपको अपना आइडिया बता रहा हूँ। अब जैसे मेरे पास दो स्टूडेंट है हमारी क्लास में, एक है स्टूडेंट ए और ये है स्टूडेंट बी। इसके पास इसने करीब 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और इसको रैंक मिली है सम 3500 के आसपास। और जो दूसरा बच्चा था इसने करे थे करीब 97 क्वेश्चन और उसको रैंक मिली है 3700 के आसपास। ये दोनों ही अच्छे बच्चे हैं। दोनों ही बच्चों ने अपने दिमाग में ये बिठा रखा था कि हम अपने क्वेश्चन कम से कम गलत करेंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करेंगे। तो अगर मैं ये भी मान के चलूँ कि इन्होंने केवल 10 से 20 क्वेश्चन ही रॉन्ग किए होंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं किए होंगे, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि अगर सपोज करो कि ये बच्चा जिसने 110 किया था और इसने 20 क्वेश्चन रॉन्ग किए होंगे, तो हम क्या करेंगे कि 110 में से 20 तो पहले ही हटा दिए और रिमेनिंग नेगेटिव मार्किंग वाले हटाए। तो मुझे लगता है कि इसको करीब 85 मार्क्स मिलने चाहिए। और इसमें मैं मान लेता हूँ कि करीब 12 क्वेश्चन गलत किए होंगे, तो इसके ऑलरेडी 85 बच गए और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग वाले हटाएंगे तो इसके पास कुछ 82 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि 85 से 82 जो है वो इतने रैंक को जस्टिफाई करता है। मतलब 2-3 नंबर में इतनी रैंक आगे पीछे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा कैलकुलेशन है कि ये जो मतलब 500 की जो रेंज है वो करीब करीब 80 से 85 नंबर के बीच में रही होगी। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मैंने आप लोगों को ये वाला चार्ट पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो स्टूडेंट डेंसिटी कम होती है, लेकिन जब नीचे उतर रहे होते हो तो स्टूडेंट डेंसिटी बढ़ती जाती है। जैसे इन 5 नंबर में 500 बच्चे आ गए, तो आगे के 5 नंबर अब और जाओगे ना तो यहाँ पे करीब करीब 1000 बच्चे आ जाएंगे। और बड़ी बात नहीं कि 2000 आ जाए, डबल होता है, बहुत फास्ट बढ़ता है। इसके पीछे जाओगे तो हो सकता है 2000 आ जाए या हो सकता है 4000 आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे धीमे धीमे, अगर आप और नीचे जाओगे तो हो सकता है 4000 आ जाए। लेकिन ये मेरा अगेन आइडिया है, बट मेरा जो आइडिया है वो ये बोल रहा है कि भाई जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये तो मैंने जो दिखाया है ये कम है, कभी कभी एक एक नंबर पे 3-3, 4-4 हज़ार बच्चे भी होते हैं। तो इस तरीके से ये डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ जो है वो करीब 70 से 75 के बीच में गया होगा, जो मेरा आइडिया है। क्योंकि एक एक नंबर पे भी कभी कभी 2-2 हज़ार बच्चे होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ करीब इतना क्या होगा। हो सकता है कट ऑफ इससे थोड़ा बहुत कम भी गया हो या कुछ और गया हो, लेकिन ये मेरा अपना एक स्पेकुलेशन है कि इतना कट ऑफ गया होगा। अब बात ये कि कट ऑफ इतना हाई क्यों गया, क्योंकि लास्ट ईयर का कट ऑफ तो 50-60s में था, इस बार का कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई कैसे चला गया। ठीक है, तो इसके अपने कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अब रीज़न नंबर 1 क्या है? रीज़न नंबर 1 है चीटिंग, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि 2-3 सेंटर से अलग अलग जगह से रिपोर्ट आई थी, कहीं से तो पिक्चर ही आ गए थे, स्क्रीनशॉट्स आ गए थे। तो वो तो एक रीज़न था ही था कि चीटिंग हुई थी। लेकिन चीटिंग की वजह से कट ऑफ इतना ऊपर जाएगा मुझे लगता नहीं है कि चीटिंग की वजह से इतना ऊपर कट ऑफ जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, हम चीटिंग को भी पिक्चर में रख रहे हैं, बट कंसीडर करके चलो कि हाँ चीटिंग की वजह से भी थोड़ा बहुत तो कट ऑफ ऊपर गया होगा। बट मेन रीज़न जो है वो है कॉम्पिटिशन। पहले काफ़ी कम बच्चे होते थे। अगर मैं 2 साल 3 साल पहले की बात करूंगा, 21 के आसपास, 21 में तो करीब जो वो कोविड वाला टाइम चल रहा था, तब तो टोटल 13,500 बच्चों ने ही फॉर्म फिलअप किया था। रजिस्ट्रेशन 40,000 ने किया था और उन 40,000 बच्चों में से केवल 13,500 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप करके फीस भरी थी, बाकी ने नहीं किया था। तो कंपटीशन का लेवल ये था, जब रैंक सर्टिफिकेट बढ़ गए थे तब रैंक यहाँ तक आई थी, क्योंकि जिसने फॉर्म फिलअप किया होगा उसको रैंक मिल गई थी, जो पीसीएम में 60% लेकर के आया था। तो वो ये बच्चे थे इतने। लेकिन इस बार जो न्यूज़ आई है वो ये है कि इतने बच्चों ने तो रजिस्टर किया है। अगर इतने बच्चों ने रजिस्टर किया और मैं मान लेता हूँ कि इतने ने भी फॉर्म, 50,000 ने भी फॉर्म फिलअप किया है, तो भी कॉम्पिटिशन, 40,000 ने भी किया होगा तो भी कॉम्पिटिशन तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही चुका है यार। सीधी सी बात है कि कॉम्पिटिशन पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन
इन सब चीज़ों में कंपटीशन बढ़ने की बात तो एक अलग है, लेकिन इन सब चीज़ों में एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो IMU के एंड पे है, जो IMU वाले नहीं बता रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, वो क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसके ऊपर क्या पंगा है, जैसे NTA होता है, JEE का एग्ज़ाम है, या NTA जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो लोग क्या करते हैं, वो अपना पेपर दे देते हैं, आंसर की भी दे देते हैं ताकि सब लोग चेक कर लें, और फिर उससे ये भी पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चन गलत हैं या सही है, ताकि हमें ग्रेस मार्क भी मिल जाए। लेकिन IMU के केस में सबसे बड़ा पंगा ये है कि ये लोग ना तो पेपर दे रहे हैं, पेपर तो दिखा नहीं रहे, ना कोई आंसर की रिलीज़ कर रहे हैं जिससे बच्चों को पता चले कि क्या सही है क्या गलत है, टीचर्स भी सॉल्व करके बता सकें कि उनके कौन से क्वेश्चन सही हैं गलत है, जिसकी वजह से ग्रेस मार्क का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इस बार कमेंट सेक्शन में बहुत बच्चों ने बोला कि सर 6 से 7 क्वेश्चन गलत थे, लेकिन वो 6 से 7 क्वेश्चन गलत कैसे हमें पता चलेंगे, हमारे पास तो पेपर भी नहीं है और ना ही कोई आंसर की रिलीज हुई है। और इसके लिए हमें अंततः क्या करना पड़ता है, RTI डालो। अब RTI का रिजल्ट जो आता है वो 1 महीने से 2 महीने का टाइम तो कम से कम लगता है, तब तक ये सारी बातें आई गई हो गई होंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा IMU को काम करना चाहिए, ये एक सजेशन है एक्चुअली कि IMU को काम करना चाहिए। अब कंपटीशन बढ़ क्यों रहा है, कंपटीशन बढ़ने का रीज़न भी यहीं पे ही आ रहा है, ठीक है। एक तो पंगा ये है कि हमें यही नहीं पता कि पेपर क्या है, ग्रेस मार्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो चल ही रहा है, चीटिंग वाला एक कंसेप्ट अलग चल रहा है। ये दो ऐसी चीज़ें जिनमें हम घुस ही नहीं सकते और जिनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जो 50,000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम लिखा, उन 50,000 कैंडिडेट में मान लो 50 नहीं 40 भी मान लोगे तो भी उन 40,000 कैंडिडेट में क्या रहा होगा, उस कहानी को समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास प्रिसाइज नंबर होंगे तो कमेंट सेक्शन में दे देना, अगर नहीं होंगे तो अभी तो फिलहाल इसको ही मान के चलो। तो हो क्या रहा है, जनरली 2 साल पहले तक, 1 साल पहले तक यहाँ पे IMU सिटी में कौन से बच्चे आते थे, जिनको पता होता था कि भाई अपने से JEE नहीं होने वाला या अपने से NDA नहीं होने वाला, PCM कम है, एवरेज है, वो बच्चे यहाँ पे आ जाते थे, स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करी, 2 साल से एग्ज़ाम भी आसान आ रहा था, IMU सिटी आप आराम से निकाल लेते थे, प्लेसमेंट लिया, सिलेक्शन लिया, चले गए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जैसे JEE का कंपटीशन बढ़ा हुआ है, NDA इनका तो सक्सेस रेट जो है वो भी 1% या लेस देन 1% है यहाँ का सक्सेस रेट, जबकि अभी 1-2 साल पहले तक IMU का सक्सेस रेट 35% तक चल रहा था। तो यहाँ के जो बच्चे थे जिनको यहाँ जो थोड़े थोड़े मार्जिन से रह रहे थे, उन्होंने अपना करियर के बारे में सर्च करना शुरू किया यूट्यूब पे कि इसके अलावा और क्या करियर ऑप्शन है, और उनके कुछ और साथियों ने भी उनको बताना शुरू किया धीमे धीमे। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आ गए, कई लोग ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब उनको ये पता चला कि भाई ये भी एक करियर ऑप्शन है, मर्चेंट नेवी भी एक करियर ऑप्शन है, तो उन्होंने IMU सिटी का फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन उनको पूरी जानकारी तो है नहीं, इसलिए वो स्पॉन्सरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, ठीक है। इसीलिए मैंने, अगर आपको भी नहीं पता है तो आप स्पॉन्सरशिप वाला 2 दिन पहले वाला वीडियो मेरा देख सकते हो, मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। तो वो बच्चे हैं जिनको स्पॉन्सरशिप के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इन बच्चों की वजह से जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, एवरेज नहीं थे, ये अबव एवरेज थे, काफ़ी ज़्यादा अबव थे, या कुछ इंटेलिजेंट भी थे। जैसे मेरे पास कुछ बच्चों के कॉल ऐसे भी आए हैं कि एक बच्ची की रैंक है 400 समथिंग, वो NDA की प्रिपरेशन कर रही थी, ठीक है, और उसकी इतनी अच्छी रैंक आई है। और ऐसे एक JEE की प्रिपरेशन करने वाले तो कई बच्चे, किसी की 600 है, किसी की 1100 है, किसी की 300 है, ऐसे कई बच्चे आए हैं, लेकिन उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, वो कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है क्या नहीं करना है, ठीक है। वो देख सकते हैं एक बार मेरा पुराना वाला वीडियो। तो ऐसे कई सारे बच्चे आए जिनकी एंट्री की वजह से ये कंपटीशन लेवल बढ़ गया, जबकि इस बार का पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इस बार का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था, तो कट ऑफ नीचे जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे जो कंपटीशन में जो लोग एंटर हुए हैं वो भी इंटेलिजेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से कट ऑफ ऊपर चला गया, उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन सही किए, जिसकी वजह से कट ऑफ पहले 50-60s में जा रहा था, इस बार 70s में जा रहा है, ऐसा मेरा आइडिया है। वो क्यों जा रहा है, वो इनकी वजह से जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे अब यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। क्या नेक्स्ट ईयर ये कंपटीशन बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस ओवरलोड हो चुके हैं, बहुत लोग आएंगे जो यहाँ पे फेल हो रहे होंगे, जिनका करियर नहीं बन रहा होगा, वो वापस आएंगे मर्चेंट नेवी में। तो कंपटीशन बढ़ने के अच्छे खासे चांसेस हैं। अब बात यहाँ पे करते हैं कि क्या पेपर इजी था। देखो, जो बच्चे, जैसे अभी कहानी एक चल रही है ना कि मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे जिनके पास स्पॉन्सरशिप है लेकिन उनका IMU सिटी रैंक ही नहीं आया है, और कई सारे ऐसे हैं जिनके पास रैंक है लेकिन उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो जिनके पास रैंक है और उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है वो तो तुम्हें यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया होगा, लेकिन जिसके पास स्पॉन्सरशिप है उसके पास रैंक क्यों नहीं है?
वो भी मैं बताता हूँ। और इसमें तो हमारी क्लास के बच्चे भी बहुत सारे हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप है, और मुझे लगता है हमारी क्लास के नहीं, हर जगह के ही बहुत सारे बच्चे होंगे, हर एक क्लासेस के होंगे, लेकिन रैंक नहीं आ पाई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बच्चे जनरली इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हमारे यहाँ से भी आखिरी के 2-3 महीने में कई बच्चे उड़ गए, गायब हो गए। कहाँ क्या कर रहे हो जी? इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये इसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे थे, IMU CT के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि IMU CT, उन्होंने ये मान लिया था कि बहुत आसान है, ये बहुत इजी है, ये तो बहुत आराम से निकल ही जाएगा, ये मान लिया था उन्होंने। तो वो इसके ऊपर कर रहे थे। कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जो 20-20 दिन तक कर रहे हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन। इंटरव्यू में 100-200 क्वेश्चन रटने होते हैं यार, 4-5 दिन इनफ होते हैं, लेकिन 20-20 दिन, 2-2 महीने, 3-3 महीने केवल इसी पे लगे हुए हैं। तो उनकी ये तो निकल गई, लेकिन ये रह गई। जो अच्छे बच्चे थे उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप भी सिक्योर करी है और उन्होंने अपनी IMU CT की रैंक भी सिक्योर करी है, दोनों चीज़ें सिक्योर करी हैं। जो अच्छे बच्चे थे, जो एक्चुअली में समझ रहे थे कि पिक्चर क्या है, वो दोनों के ऊपर काम कर रहे थे। और जो वो बच्चे थे जिनको लग रहा था कि अरे IMU CT तो जुगाड़ से निकाल लेंगे, IMU CT तो आसान ही आता है, वो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके निकाल लेंगे, 1-2 दोस्तों की हेल्प करके निकाल लेंगे, वो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे फंस गए। ठीक है, वो इसी के चक्कर में पड़े रहे और यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस बार IMU ने क्लियर कर दिया है कि पेपर डिफ़िकल्ट हो सकता है, और इस बार कंपटीशन से भी पता चल रहा है कि कंपटीशन भी नेक्स्ट ईयर हाई जाने वाला है। तो जो अभी तक की जो एक परसेप्शन बना हुआ था ना कि IMU बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, यूँ निकल जाता है, बहुत आसान होता है, भाई अब इस चक्कर में मत पड़ना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तैयारी ढंग से करना स्टार्ट कर दो। इवन हम लोग अपनी क्लासेस में भी इसके ऊपर अब और ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि क्लासेस में कई बार लास्ट टाइम में ना, लास्ट 1 मंथ में, 2 महीने में मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी जब मैं फॉर्मूले पूछ रहा हूँ, नहीं बता रहे हैं, फिर हम पनिशमेंट दे रहे हैं, इन सब में फ्रस्ट्रेशन तो होती थी। लेकिन इस बार मैं और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ इसको लेकर के, क्योंकि मुझे अपना क्लास का रिजल्ट और अच्छा लेकर के आना, तो मैं और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे। अगर कोई नहीं पढ़ रहा है, इसके बहाने से भाग रहा है, कोई बाहर भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन जो बच्चे घर पे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या JEE की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनसे भी मेरा सजेशन यही होगा कि यार आप लोग पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो, और पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही अपना काम करो, अपनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो। घर पर भी कर सकते हो, लेकिन ये सोच करके मत करना कि आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा। अब ये उतना आसान नहीं है, अब आपको थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी, थोड़ी जान लगानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे, फॉर्मूला बुक के ऊपर, स्पीड एक्यूरेसी के ऊपर काम करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, सो विद दिस इन्फॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ। और अगर कोई और डाउट्स आएंगे तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, हाँ, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चे अपने डाउट पूछ रहे हैं, हम कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है, आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो और कोई और डाउट है, आप क्या करोगे, व्हाट्सअप करो हमें हमारे नंबर्स पे अपनी सारी की सारी क्वेरी, और हम आपको बैक कॉल करके आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।